नमस्कार दोस्तों, रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम जीके का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर लाइन इसका एक क्वेश्चन होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस इसमें शामिल है आज के में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पहले देखते हैं, एक होता अभ्यारण्य, दूसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं जिसे। दूसरा होता है राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा होता है जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क को बोलते हैं नेशनल पार्क, और जैव आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, RE, चलिए जो भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए इन तीनों में थोड़ा सा पहले अंतर समझते हैं। देखिए ये बिल्कुल सबसे खुला हुआ है, ये मानकर चलिए। इसमें बहुत कम प्रतिबंध है, इसमें थोड़े से प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं, और इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध है। इसमें बहुत कम प्रतिबंध, इसमें प्रतिबंधों को बढ़ाया गया, और इसमें ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, तो पहले देखते हैं सर हम इन दोनों का अंतर, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में। देखिए अभ्यारण्य में क्या होता है कि मनुष्य के प्रवेश की अनुमति होती है, मनुष्य के प्रवेश की अनुमति होती है, कोई भी आ जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्क में मनुष्य के प्रवेश की अनुमति शर्तों के साथ मिलती है। यानी जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी गवर्नमेंट जो है एक तरह से बाउंड्री बना देते हैं कि अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो उस परमिशन के तहत ही आप राष्ट्रीय पार्क में घुस सकते हैं, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा सर, इसमें आप पशुओं को चरा सकते हैं, जो पशुओं की चराई होती है। इसमें पशुओं की चराई नहीं होती, अभी मैं इसको देख ही नहीं रहा हूं, याद रखना। इसमें पशुओं को चराया जा सकता है, इसमें पशुओं की चराई नहीं होती। इसमें जो क्या बोलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी वगैरह होती थी पहले, आजकल तो ईंधन यूज नहीं होता, आजकल तो लकड़ी की बजाय क्या होता है, गैस यूज होता है। लेकिन जो ईंधन की लकड़ियां होती थी, सूखी लकड़ियां वगैरह, वो इसमें अलाउ थी ले जाना, यहां पर अलाउ नहीं था। यहां पर अभ्यारण्य में क्या होता है कि मनुष्य जो बस्ती के रूप में, जैसे मान लिया कोई जनजाति है वो अभ्यारण्य के अंदर आ रही है, तो वहां पर निवास संभव है, लेकिन इसमें निवास अलाउ नहीं है। यानी जनजातियों का जो गांव है या कोई कबीला है उसको अलाउ नहीं कर सकते, जबकि अभ्यारण्य में कर सकते हैं सर। ठीक है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं सर। दोनों का अंतर क्लियर हो गया। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र याद रखना, पहली बात सुनो ध्यान से कि एक अभ्यारण्य की लिमिट कम है, प्रतिबंध ज्यादा है, प्रतिबंध कम है सॉरी, तो इसमें प्रतिबंध ज्यादा बढ़ाकर राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा सकता है। मान लिया अभी कोई अभ्यारण्य है, उसको बाद में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य घोषित नहीं कर सकते। फिर किसी राष्ट्रीय पार्क को और प्रतिबंध बढ़ाने हैं तो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। एक जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर 2 या 3 भी राष्ट्रीय पार्क हो सकते हैं सर। ठीक है, अब आ जाते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए इसमें मैंने बताया प्रतिबंध और ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो होता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई राष्ट्रीय पार्क में अगर आपको प्रवेश लेना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे भाई, परमिशन किस आधार पर मिलेगी? टूरिज्म के हिसाब से मिलेगी सर, रिसर्च के हिसाब से मिलेगी सर। आपको फोटोग्राफी करनी है, मिल जाएगी सर आपको। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में परमिशन नहीं मिलती सर। वहां पर सिर्फ मनुष्य कौन रह सकते हैं कि जो वहां के कर्मचारी है, सिर्फ वही अलाउ है, आम जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अब अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो सबसे अंदर का क्षेत्र होता है उसे बफर क्षेत्र भी कह सकते हो, या आंतरिक क्षेत्र भी कह सकते हो, या कोर भी कह सकते हो। जैसे
क्रोड भी कह सकते हैं, जैसे पृथ्वी का क्रोड होता है ऐसे भी कह सकते हो। तो ये बफर क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं मिलती। लेकिन फिर इसके बाद का जो सेकंड वाला एरिया होता है, इसको थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्क के जैसा घोषित कर दिया जाता है, इसमें मनुष्य के प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है सर। ये मध्यवर्ती क्षेत्र है सर, ठीक है, बफर क्षेत्र। इसके बाद ये दूसरा क्षेत्र आ गया, बफर की बजाय आप क्रोडी याद रखिए, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, और इसके बाद एक और क्षेत्र आके आ जाता है सर, बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र भी इसमें रिजर्व होता है, इसमें थोड़ी सी परमिशन और कर देते हैं। तो ये 3 लेवल पर होता है सर। ओके, दूसरी बात एक और सर, कि जब हम राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य की बात करते हैं, इनका को बनाया क्यों जाता है? जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जीव जंतु हैं, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए। अब ऐसी स्थिति में सपोज कीजिए, मान लिया कोई एक हमारा ये है अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, अब जितने में ये फैला हुआ है, इसके बाद पता चला जी कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, इसके बाद की जो पट्टी है चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया। ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ इंडस्ट्री लगी होगी तो वो इंडस्ट्री जो है अंदर भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए जो हमारा राष्ट्रीय पार्क होते हैं, अभयारण्य होते हैं, इनके जो एरिया होता है उसके बाद का 8-10 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो भी रिजर्व होता है। उसमें भी ऐसी इंडस्ट्री जैसी या ऐसी कोई गतिविधि अलाउ नहीं होती जिनसे अंदर के जीवों को नुकसान पहुंचे या प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई गतिविधि अलाउ नहीं करते सर। क्लियर हो गया? ओके सर। इसके बाद एक और चीज आती है हमारी, इसके बाद आता है सर बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में। देखिए सर, बायोस्फीयर रिजर्व 1-2 तरह से घोषित होते हैं, क्लियर समझना सर। भारत सरकार किसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेगी, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा भी होता है कि उसको यूनेस्को भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दे। तो बात हम सिर्फ उन बायोस्फीयर रिजर्व की कर रहे हैं जो भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए, उसको यूनेस्को ने भी घोषित कर दिया। जो केवल भारत ने कर रखे हैं उनको नहीं करते। तो वर्तमान में उस हिसाब से 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत सरकार द्वारा भी घोषित है और यूनेस्को द्वारा भी घोषित है, ठीक है। तो सबसे पहला जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र था वो कौन सा था? नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इसको भारत ने 1986 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, जबकि यूनेस्को ने इसको सन 2000 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया सर। यानी ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल हो गया सर। अगर यूनेस्को की सूची की बात करें तो लगभग 750, 670 प्लस से, ये हर बार संख्या बदलती रहती है तो आप इसको फिक्स याद मत करना, तो 670 से ज़्यादा के करीब अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। भारत में जिनमें से 10 हैं। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे भी हैं जो 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी था, भारत की तरफ से भी और यूनेस्को की तरफ से भी। इसके बाद दूसरा जो आता है नंदा देवी आता है, 1988 में बना। इसके बाद नोकरेक आता है, ये भी 1988 में बना। फिर इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ये 1989 में बना भारत की तरफ से सर। यूनेस्को अब याद मत रखिए, बस कब हुआ मैं वो बता दूंगा जहां याद रखना है। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक और ग्रेट निकोबार, आप इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। सारे के सारे नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक और निकोबार सारे के सारे एन से शुरू हो रहे हैं। शुरू के 4 एन वाले थे, याद रखिए सर, आसान है। एन से शुरू हो रहे हैं, सभी में एन का प्रयोग हुआ है। ग्रेट को मत पढ़िए, बस निकोबार पढ़िए। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, निकोबार। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं सर, इसके बाद और पर आते हैं। 4 हो चुके हैं। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारा 5वां मन्नार की खाड़ी। सुंदरवन, सॉरी सुंदरवन। इसके बाद आता पंचमढ़ी, ठीक है। इसके बाद आता अचान कमार,
9 हो चुके हैं सर ये भाई। पहले थे कितने? 4 4 8 और एक मतलब 9। ठीक है, फिर से देखते हैं सर। नीलगिरी, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर नोकरेक कहाँ? मेघालय में है। और निकोबार तो जानते ही हैं आप। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी, अचानकमार। ओके, ये सॉरी कितने हुए? 8 हुए। मन्नार की खाड़ी जानते हैं कहाँ पर है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी अचानकमार दोनों मध्य प्रदेश। एक और बीच में लिख लेते हैं सिमलीपाल। अब हो गए 9। और लास्ट 10वां जो है सबसे बाद में यूनेस्को ने जो शामिल किया, ठीक है, पंचमढ़ी अचानकमार दोनों कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। और 10वां जो है वो अगस्त्यमलाई है। – 2016 में इसने यूनेस्को ने इसको शामिल किया। ये कहां पर है? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य या जैव आरक्षित क्षेत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में। इनके बारे में कुछ जानकारी पहले देते हैं हम। देखिए, कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड वाला। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1935-36 में हुई और इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय पार्क। बहुत महत्वपूर्ण है सर ये। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका वाला, न्यूयॉर्क वाला। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क वर्ल्ड का है और भारत का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1935-36 में इसका नाम था हेली राष्ट्रीय पार्क। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। तो इसके 3 नाम हो गए सर। सबसे पहला था हेली राष्ट्रीय पार्क, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा रामगंगा नेशनल पार्क और बाद में रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। असलियत में जिम कॉर्बेट जो थे वो एक शिकारी थे सर। उन्होंने उत्तराखंड में आकर शिकार वगैरह छोड़ दिए किसी घटना से प्रेरित होकर, और फिर वो वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। तो पहले शिकारी थे, बाद में उन्होंने शिकार वगैरह छोड़कर वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया और उसी क्षेत्र में पॉपुलर हो गए। तो उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अब इससे अलग देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये सारे इसी से जुड़ी हुई चीजें, इनको नोट जरूर करते रहना। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, शुरू की लाइनें जो है। तो पहला राष्ट्रीय पार्क हो गया। भारतीय वन्य प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण, जो हमारे वनों के जीव हैं उनको संरक्षित देने के लिए जो हमारा कानून बनाया गया 1972 ईस्वी में बना। और आगे बढ़ते हैं सर। अब इससे महत्वपूर्ण कुछ वर्ष हैं जो पूछे जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पुराने वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। तो हमारा जो राष्ट्रीय जीव है, राष्ट्रीय जंतु है, राष्ट्रीय पशु है, उसके संरक्षण के लिए जो शुरुआत हुई, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। ये जो मैंने लिखा है ये मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। इनसे अलग भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन उनको याद नहीं रखना, जो महत्वपूर्ण है वो लिखे मैंने और बढ़ती सीरीज में लिखे हैं सर। भारत में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई। पहले कौन हो गए? टाइगर, फिर घड़ियाल, फिर कछुआ संरक्षण 75 में। ठीक है, तो आप इस तरह से सीरीज में याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा सर। प्रोजेक्ट टाइगर 73 हो गया, घड़ियाल 74 हो गया, कछुआ फिर कौन आ गया भैया? 75 में आ गया। एक एक वर्ष में आता है। फिर भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में होती है। 1987 में गैंडा की परियोजना की शुरुआत हुई। भारत में फिर हाथी परियोजना की शुरुआत 91 और 92 में होती है। हाथी परियोजना, गैंडा हाथी आ गए। फिर गिद्ध संरक्षण आता है 2006 में शुरू हुआ। और 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना,
की शुरुआत हुई सर। सारे ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण वाली चीजें हमने उठाकर रखी है यहाँ पर और सीरीज में रखी है भाई, ठीक है। ओके सर, तो अभी हमने आपको बताया भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जो जीवों को सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं सर। हम आपको बता चुके हैं अभ्यारण्य क्या है, राष्ट्रीय पार्क क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्रों में क्या अंतर है, क्या क्या सिस्टम होता है सर। अब आ जाते हैं हमारे प्रमुख उद्यानों पर। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हमने स्टेट वाइज इनको सेलेक्ट करने की कोशिश की है। तो यूपी से जुड़े हुए 4 प्रमुख है सर, प्रमुख लिखवा रहे हैं सर हम। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है सर। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर है ओखला पक्षी विहार, ठीक है ना, मतलब है तो यूपी में ही लेकिन बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ दिल्ली की तरफ है। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर ये भी, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर। तो यूपी के ये चारों महत्वपूर्ण है सर, ठीक है। नवाबगंज और ओखला पक्षी विहार है, पक्षियों के लिए जाने जाते हैं, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नॉर्मल उद्यान है सर। ओके सर, इसके बाद आ जाता हरियाणा। हरियाणा का सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा का है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ओके, आगे चलते हैं सर। भाई जी एक बात और, इनकी लिस्ट जरूर तैयार कर लेना, जितने मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत ज़्यादा हैं सर, ठीक है, बहुत सारे हैं सर। 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं और 500 से ज़्यादा हमारे यहाँ अभ्यारण्य हो रहे हैं सर, ठीक है। तो इसलिए आप जितने लिखवा रहे हैं उनमें से मिस मत करना प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइगरों का संरक्षण बहुत ज़्यादा होता है सर। आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के ये कुछ महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूणो अभ्यारण्य, अभी ये चर्चा में रहा था, यहाँ पर जो है राजस्थान से ट्रांसफर किए गए थे शेर, तो सॉरी गिर से, गुजरात से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पालपुर कूणो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी हम अभी बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया था हमने, वो जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, तो मध्य प्रदेश हो गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश, और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है सर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लिखवाए हमने, ठीक। जैसे एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, एमपी में भी है, पेंच नदी पे पड़ता है, महाराष्ट्र में भी होता है सर, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी में बोला जाता है, महाराष्ट्र में भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उद्यान भी हैं सर, समझ में आ गया सर। मध्य प्रदेश हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते हुए चलिए जरूर। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर का है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का है। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव तीनों राजस्थान के हैं सर, ठीक है। ये जो सरिस्का पड़ता है ये अलवर के पास पड़ता है सर, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी एक खासियत और है सर कि इसके अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है सर, जिसमें हनुमान जी जो है वो लेटी हुई अवस्था में है। वो जो मंदिर है उसकी वह मान्यता है कि जब महाभारत के टाइम में पांडव मतलब निकल रहे थे तो भीम को घमंड आ गया था। पांडव जब वन में जा रहे थे तो रास्ते में भीम को घमंड आ गया बहुत ज़्यादा, और उसके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने भीम के सामने अपनी पूंछ फैलाई थी। तो भीम जो है हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं पाए थे। वो जो घटना हुई है, ऐसी मान्यता है, वहीं पर ये मंदिर बना हुआ सरिस्का के अंदर, ठीक है। पांडुपोल मंदिर बोलते हैं उसको। तो राजस्थान के मंदिर हो गए, सॉरी मंदिर नहीं, सॉरी अभ्यारण्य हो गए हैं केवलादेव, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का। जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि उद्यान जो है वो भी मरुभूमि यानी मरुस्थल की भूमि, वो भी राजस्थान में सर। ओके, केरल के आ जाते हैं सर। प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, पेरियार केरल, और वेमनाड, वेमनाड झील भी है, वेमनाड झील भी तो है। तो वेमनाड केरल में, पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है। ओके, ठीक। तो पेरियार के बांध भी हो गया सर, वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो गया, केरल में हो गया सर। वेमनाड झील भी हो गया, प्राम्बिकुलम भी हो गया, केरल में हो गए। ओके, तो देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक एक नाम से कई कई चीज़ें होती हैं। ऐसे जैसे पेरियार हो गया तो आपको याद हो गया, केरल में याद रख लीजिए, कुछ भी आ रहा तो।
ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद बिहार के आगे और झारखंड के आगे भीमबंध, वाल्मीकि और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। भीमबंध, वाल्मीकि और कैमूर, ये जो वाल्मीकि अभ्यारण्य है सर, ये बिहार में उस स्थान पर पड़ता है जहां पर ये नेपाल से टच है। ठीक है, तो नेपाल से टच एरिया में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है सर। और नेपाल से भी, इसमें नेपाल का और हमारा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य एक नेपाल का अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क है, उन दोनों आपस में बिल्कुल बहुत नज़दीक है। तो कई बार होता है कि नेपाल के राष्ट्रीय पार्क के जीव हमारे भारत के वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में भी आ जाते हैं सर। तो वाल्मीकि, कैमूर और भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पर हो गए? बिहार में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो पड़ता है बिहार और झारखंड दोनों में आ जाता है सर। कुछ हिस्सा बिहार में आ जाता है, कुछ झारखंड में आ जाता है सर। फिर झारखंड के, ये प्योर झारखंड के दलमा, हजारीबाग और पलामू। दलमा अभ्यारण्य, हजारीबाग और पलामू। हजारीबाग तो जगह का भी नाम है, झारखंड में ही पड़ता है सर। ओके सर, ठीक है। पलामू भी जगह का नाम है। इसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगलौर में है, कर्नाटक में। एक बात और सर, बन्नरघट्टा जो है ये भारत में तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है ये सर कि तितलियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बन्नरघट्टा, कर्नाटक वाला। इसको एक खाली तितलियां ही नहीं, इसमें कई मतलब अलग टाइप के जीवों को भी सुरक्षा दी गई है सर। जैसे ये तितलियों का भी एक स्थान बना रखा है, सांपों का भी स्थान बना रखा है, स्नैक्स जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को इसने में संरक्षण दिया गया है बन्नरघट्टा में। लेकिन पूछा तितली जाता है सर बहुत ज़्यादा। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, रंगाथिट्टू। अब तुंगभद्रा तो नदी भी है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कर्नाटक के अभ्यारण्य हो गए हैं। ओके, नोट हो गए सर? ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सर, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में है। अब इनके नाम से ही पता चलता है बोरीवली, नवेगांव, ये सब इस टाइप के जो स्थान होते हैं वो कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में ही होते हैं सर। तो उसी से मिलते जुलते नाम है सर, बोरीवली, नवेगाम, टडोवा। ठीक, इसके बाद पश्चिम बंगाल के आ जाते हैं बुक्सा अभ्यारण्य, जल्दापार और सुंदरवन। सुंदरवन तो जानते हैं आप, डेल्टा भी है। जल्दापार और बुक्सा, बुक्सा बहुत बार पूछा गया सर। बुक्सा अभ्यारण्य कहाँ? बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद असम और सिक्किम के आगे गर्म पानी अभ्यारण्य, काजीरंगा, मानस और सोनाई रूपा। ये किसके हैं? असम के हैं सर। सोनाई रूपा, मानस, काजीरंगा, गर्म पानी। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जानते ही हैं आप। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। मानस और काजीरंगा दोनों ही, काजीरंगा महत्वपूर्ण है लेकिन सेकंड में मानस भी आ जाता है कई बार। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी में भी माना जाता है सर। K2 के बाद अगर बात करें तो कंचनजंगा आती है। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में चोटी है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में हो गया सर। इसके बाद मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भी सिक्किम में। कंचनजंगा और मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में। ओके, हाँ जी, ये गुजरात और तमिलनाडु के कुछ आ गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेर, एशियाई शेर, उन सभी के बारे में लिखवाऊंगा, पहले एक लिस्ट तैयार हो जाए आपकी, तो उनके बारे में 2-4 लाइनें और बात बताते हैं। बलवाडर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर और गिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं सर। बलवाडर राष्ट्रीय उद्यान भी भावनगर गुजरात में है। फिर आगे तमिलनाडु के मुडुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांत तल पक्षी विहार तमिलनाडु, और इंदिरा गांधी टॉप स्लिप अभ्यारण्य, इसका दूसरा नाम है टॉप स्लिप अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य या टॉप स्लिप अभ्यारण्य कहां पर? तमिलनाडु। टॉप स्लिप क्या कहा जाता है? देखिए, ये एक पहाड़ी है यहां पर जिस पर यह अभ्यारण्य बना हुआ है। उस पहाड़ी पर सागौन के पेड़ हुआ करते थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? सागौन लाया करते थे पहाड़ी पर से, ऊपर से। ठीक है, पेड़ की लकड़ी काटी, सूखी हो या गीली हो, जैसी भी थी, तो पेड़ की लकड़ी काटी और उसको सर पे रख के लाते थे। तो हुआ क्या होगा कि 1-2 बार किसी युवा ने सोचा यार ऊपर से नीचे ही तो जाना है, तो उन्होंने क्या किया? ऊपर से लकड़ी काटी और उसको ऐसे ही फिसला दिया।
टॉप से स्लिप करा दिया। फिर ये सभी उसी काम को करने लगे। फिर ये जो एक खेल का रूप ले लिया लोगों वहां पर। पहले तो एक जरूरत थी, फिर इसको खेल बना दिया गया और उस गांव का नाम ही फिर टॉप स्लिप कर दिया गया। तो वहां पर जो अभ्यारण्य बनाया गया उसका नाम टॉप स्लिप अभ्यारण्य भी है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य या टॉप स्लिप अभ्यारण्य। ठीक है भाई, ओके सर, आगे चलते हैं सर। आंध्र प्रदेश के कुछ हैं, किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य। सर याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? हेमिस गोम्पा अभ्यारण्य है, उस पर भी आ रहे हैं सर। भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर मतलब टाइगर के लिए जो सबसे बड़ा है वो नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर बांध भी है, आपको पता है। ठीक है, किन्नर सानी नागार्जुन सागर, मालापट्टी पक्षी विहार, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य और टडवाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में। पाखाल है, टडवाई है, किन्नर सानी है, ठीक है, और नागार्जुन सागर है, मालापट्टी है, ये सब आंध्र प्रदेश में हो गए। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैम्बुल लामजाओ अभ्यारण्य मणिपुर में, लगभग सभी जानते होंगे। जो जीके की शुरुआत करते हैं वो भी इसको जानते हैं। कैम्बुल लामजाओ मणिपुर में है। ये लोकटक झील के में पड़ता है। लोकटक झील, मणिपुर की कौन सी झील? लोकटक झील। ठीक है, और ये भारत का तैरता हुआ अभ्यारण्य है। कैसा भैया? तैरता हुआ। भारत और एशिया का पहला तैरता हुआ अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कैम्बुल लामजाओ मणिपुर में, लोकटक झील पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर परियोजना। आगे आ जाते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, बहुत बार पूछा गया है। अबोहर पंजाब में है। इन दोनों का एक एक ही रखना बस। अबोहर पंजाब में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा भैया? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद दाचीगाम जम्मू कश्मीर और हेमिस गोम्पा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हेमिस गोम्पा, ये वाला 4400 वर्ग किलोमीटर से भी थोड़ा इसका ज़्यादा है क्षेत्रफल। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस गोम्पा जम्मू कश्मीर में 4400। हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है सर, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। एक बात और, जम्मू कश्मीर में हेमिस गोम्पा नामक त्योहार भी होता है, हेमिस गोम्पा नामक मठ भी है और हेमिस गोम्पा नामक अभ्यारण्य भी है सर। ओके सर, ठीक। तो हेमिस गोम्पा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दाचीगाम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर हो गया है और बाकी नामदफा, बोहर और इंद्रावती तो क्लियर है ही है। ओके, अब एक चीज लिखिए, भारत का सबसे बड़ा, नोट कर लेना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हेमिस गोम्पा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर बांध, कहां पर है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा समझ में आ गया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी आ गया। एक और लिख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा साउथ बटन है। अगर लिखना है यहीं पर तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। कहां पड़ता है ये भैया? ये पड़ता है अंडमान निकोबार में, साउथ बटन अभ्यारण्य। भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य साउथ बटन अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डाम्प अभ्यारण्य मिजोरम और इंटागाकी अभ्यारण्य भी मिजोरम है, सॉरी नागालैंड। डाम्प मिजोरम और इंटागाकी जो है नागालैंड में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहला और शिकरी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। कोई बस नाम याद रखने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि भाई आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना। रोहला और शिकरी देवी हिमाचल प्रदेश, इंटागाकी कहाँ पर है? नागालैंड, और डाम्प कहाँ पर है? मिजोरम। नोकरेक अभ्यारण्य मेघालय में। महत्वपूर्ण है सर ये, क्यों है? जैवारक्षित क्षेत्र है भैया, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ओके, अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट और सैडल पीक है, और साउथ बटन भी लिखवा दिया मैंने अभी। कौन सा भैया? साउथ बटन। भारत का सबसे छोटा जो है साउथ बटन, और माउंट हैरियट और सैडल पीक अभ्यारण्य भी है सर। एक बात और ध्यान रखना, सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक।
सैडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक अभ्यारण्य, सैडल पीक चोटी दोनों याद हो गए आपके। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। उड़ीसा के सिमलीपाल, चिल्का, भीतरकनिका और नंदनकानन अभ्यारण्य, ये सारे अभ्यारण्य उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य, भीतरकनिका और नंदनकानन, अभी बता चुके हैं सिमलीपाल के बारे में तो। ओके सर, वह जैव आरक्षित क्षेत्र में भी आ जाता है। सिमलीपाल, चिल्का, भीतरकनिका और नंदनकानन अभ्यारण्य। ओके, यहाँ पर नंदनकानन में एक योजना चलाई गई थी, एक वन्यजीव गोद लो, कि लोगों को उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि आप कोई भी एक वन्यजीव को गोद लीजिए, जैसे बच्चों को गोद लिया जाता है ऐसे ही वन्यजीव को गोद लीजिए। तो उससे क्या था कि बहुत सारे लोग उन वन्यजीवों से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद उसका जो मतलब क्या होता है, देखभाल का जिम्मा जो होता है वो व्यक्ति उठाएगा सर, कि भैया इस पर इतना खर्च आएगा, इसकी देखभाल पर, इसके जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलाया गया था नंदनकानन अभ्यारण्य में। इसके बाद उत्तराखंड के आते हैं। भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र भी उत्तराखंड में है और राजाजी अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में है। राजाजी, जिम कॉर्बेट और नंदा देवी तीनों ही उत्तराखंड में। राजाजी तो अगर आप हरिद्वार से देहरादून जा रहे हैं तो राजाजी पड़ता है बीच में। ओके ठीक है सर। इसके बाद ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना सर। देखिए, सलीम अली नाम से, सलीम अली भारत के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए, पक्षी वैज्ञानिक हुए सर। ठीक है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पक्षियों की भाषा समझते हैं। ठीक है, देखिए वो कहाँ कितनी बढ़ाई गई बात है वो अलग बात है, लेकिन सलीम अली भारत के बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हुए। तो उनके नाम पर 3 चीज़ें हैं, याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं ये। अगर सलीम अली पक्षी विहार कहता है तो गोवा, सलीम अली पक्षी विहार गोवा। सलीम अली अभ्यारण्य पूछ रहा तो जम्मू कश्मीर है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा, सलीम अली अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में है, इसे सैकॉन भी बोलते हैं। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, जिसे सैकॉन भी बोलते हैं, तमिलनाडु। तीनों अलग अलग चीज़ हैं। पक्षी विहार पूछे तो गोवा, पक्षी विहार, अभ्यारण्य पूछे तो जम्मू कश्मीर, और ये एक क्या है, विज्ञान केंद्र है, प्राकृतिक विज्ञान एक प्राकृतिक इतिहास केंद्र है। ठीक है, तो एक मतलब रिसर्च सेंटर है सैकॉन तमिलनाडु में। सैकॉन का मतलब क्या है, सलीम अली, ठीक है, SA का मतलब सलीम अली, C का मतलब है सेंटर फॉर, O का मतलब है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षी विज्ञान। N का मतलब है एंड नेचुरल हिस्ट्री, N से ही नेचुरल हिस्ट्री पूरा ले लिया। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, फुल फॉर्म लिख लेना, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। हो गया भाई? ओके। तो सलीम अली के नाम पर 3 चीजें थी, ये अलग अलग है। इससे अलग देखते हैं सर। असम का काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। केरल का पेरियार अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा, मानस को भी एक सींग गैंडे के लिए कहा जाता है, लेकिन काजीरंगा पूछा जाता है। केरल का पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का गिरवन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और बनरघट्टा अभ्यारण्य कर्नाटक का जो है वो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम का काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, केरल का पेरियार हाथियों के लिए, गुजरात का गिरवन शेरों के लिए, और बनरघट्टा किसके लिए भैया? तितलियों के लिए प्रसिद्ध है सर। ठीक है, तो भाइयों ये थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत बड़ा टॉपिक है सर ये, कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है। ठीक है, हर एक के बारे में अगर आप अलग अलग से पढ़ेंगे तो भी बहुत कुछ इसमें ज़रूरत पड़ सकती है सर। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है हमने आपके सामने पेश कर दिया है। बाकी देखिए जो भी मिक्स टाइप में जब भी आते हैं हम, या फिर हम जो आपसे प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उनमें भी हम कहीं ना कहीं नई चीज़ों को शामिल करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद भाइयों।